हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस में पेपर सेकंड का पॉलिटी वाला पोर्शन जो है कवर कर रहे हैं। हमारा अब अगला टॉपिक है, मूल अधिकार तक हमने पढ़ लिए हैं और अब हमारा अगला टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। पहले हम उनके एक एक करके अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 3 नंबर में आने की संभावना होती है और आपके प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग 4 इसमें क्या है? इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें हमें जैसे पता है ना कि संविधान के हमारे अलग अलग सोर्स रहे हैं, हमने अलग अलग संविधानों से अलग अलग जगह से चीजें ली है। तो इन्हें हमने आयरलैंड से लिया था, आयरलैंड के संविधान से लिया था हमने नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। हम सारे अनुच्छेद देखेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे नहीं है, लेकिन हम एक बार देख सारे लेंगे और जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं बताती चलूंगी। ठीक है, तो संविधान का भाग 4 जो है वो है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद है। इनकी भी विशेषताएं आलोचनाएं हैं तो वो भी हम बाद में देखेंगे, वो लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। अनुच्छेद जो है उनमें से कोई भी अनुच्छेद 3 नंबर में आ सकता है, आया भी है पहले, तो आप अनुच्छेद अच्छे से देख लीजिए, बाकी सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या है। इस भाग में कौन से भाग में? यानी भाग 4 में। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं ना अपन, तो ये अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि इस भाग में यानी भाग 4 में जब तक अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब जब तक ऐसा प्रावधान नहीं कर दिया जाता, संविधान में संशोधन नहीं कर दिया जाता ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। अब भाग 3 में हमने क्या देखा था? अनुच्छेद 12 और आपको पता है उसमें हमने प्रशासनिक राज्य की परिभाषा दी थी, है ना। और प्रशासनिक राज्य की परिभाषा में गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल बॉडी जितनी भी थी, यानी कोई भी प्राधिकरण जो था, चाहे भारत सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधानसभाएं हो, राज्य विधानमंडल हो, चाहे राज्य सरकारें हो, या कोई भी अन्य प्राधिकारी कोई भी हो, वो सब काय में आ रहे थे? राज्य में आ रहे थे। तो इसमें भी यही कहा गया है कि भाग 4 में भी राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है, यानी ये सब राज्य शब्द के अंतर्गत अभी भी आएंगे। ठीक है, इस भाग के लिए जब हम राज्य शब्द को संबोधित कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी गवर्नमेंट या उसका प्राधिकारी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहता है अनुच्छेद 36। अगला देखते हैं, ये पता होना चाहिए, 3 नंबर में ज्यादातर ये नहीं आएगा, लेकिन आपको पता सारे अनुच्छेद होने चाहिए। बाई चांस यदि कोई सा आ गया तो आप कुछ तो लिख पाओगे उसमें, तो अनुच्छेद आपको सारे पता होना चाहिए। अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 इस भाग के तत्व यानी भाग 4 के जो तत्व हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब जैसे मूल अधिकार जो थे ना, यदि राज्य या कोई उनका हनन कर रहा है तो न्यायालय हम जाते थे, न्यायालय में आवेदन करते थे और न्यायालय उन्हें लागू कर सकता था। लेकिन अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें कोई किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन ये शासन संचालन में मूलभूत है, और इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। भाई, कर्तव्य का पालन तो सबको ही करना चाहिए, हमारे नागरिकों के लिए भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है। राज्य कौन सा? अनुच्छेद 12 वाला, यानी राज्य या उसकी कोई भी अथॉरिटी जो होगी उसका कर्तव्य है ये कि वो इन तत्वों का पालन करे।
ठीक है, लेकिन यदि नहीं करेगा तो हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, यही कहता है अनुच्छेद 37। मतलब एक तरह से इनकी प्रकृति बता रहा है और उनका महत्व भी बता रहा है कि भाई महत्व क्या है कि उनका राज्य का ये कर्तव्य है, और प्रकृति कैसी है तो गैर न्यायोचित प्रकृति है, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, इसलिए बोला जाता है ना कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, गैर न्यायोचित। ठीक है, तो ये हो गया। अनुच्छेद 38 क्या है, तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य, कौन सा राज्य, अनुच्छेद 12 वाला, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो वैसे 3 नंबर में लिखना चाहो तो आप इतना लिख सकते हो कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हो, लेकिन जिस तरह से अब की बार का प्री आया था तो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट खंड हैं किसी भी अनुच्छेद के, तो हम उसे भी देखते जा रहे हैं ताकि आपके किस अनुच्छेद में क्या क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो इसके दो, इसमें है दो क्या जोड़े हैं, 2 खंड हैं। तो पहला खंड क्या है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा, प्रभावी रूप से स्थापना, संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। तो ये खंड आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि किसी किसी का इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या हो जाएगा कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो राष्ट्रीय जीवन की जितनी भी संस्थाएं हो सब द्वारा उन्हें क्या किया जा रहा हो, अनुप्रमाणित किया जा रहा हो, मतलब सभी संस्थाओं द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जा रहा हो। ठीक है, उनकी प्रभावी रूप से स्थापना की जा रही हो, काय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। ठीक है, उनका संरक्षण किया जा रहा हो। इसके साथ ही क्या होगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा कौन, राज्य, है ना। तो इन सब के साथ लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास कर रहा है राज्य, यही कह रहा है इसका खंड 1। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के हिसाब से या मेंस में आने के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसके जो खंड हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो ठीक है, अगला खंड है इसमें, वो और देख लेते हैं। भाई क्या है कि राज्य जो है वो आय की असमानताएं जो होंगी, मतलब आय से जन्मी जो भी असमानताएं होंगी या आय की असमानताएं होंगी उनको कम करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 यानी 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आर्टिकल, इस आर्टिकल में कुछ सब आर्टिकल दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो राज्य को पालन करने होंगे, है ना, राज्य जिनका पालन करेगा उन कुछ नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला यानी ए क्या है, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को, ये नागरिकों की बात कर रहा है, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। इसलिए क्या कहा गया है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को जीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए, ये राज्य ऐसा अधिकार सुनिश्चित करेगा। ठीक है, हालांकि यदि ये अधिकार हमें नहीं मिलता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन राज्य के लिए इसमें कर्तव्य, मतलब ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो राज्य से कहा गया है कि आप ऐसा अधिकार उनका सुनिश्चित कराइए कि पुरुष और स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन मिल सके। ठीक है, अगले नीति निर्देशक कौन कौन से हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं जिन्हें राज्य अनुसरण करेगा, तो बी है समुदाय के भौतिक संसाधन, मतलब हमारे जितने भी भौतिक संसाधन होंगे का स्वामित्व और नियंत्रण, उनका स्वामित्व है ना, यानी उन पर स्वामित्व या उनका नियंत्रण इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक सामूहिक हित हो सके, मतलब अधिक से अधिक भौतिक संसाधन जो होंगे उनका नियंत्रण या उनका स्वामी किस प्रकार कौन हो, जो अधिक से अधिक उनका क्या कर सके, सभी का हित कर सके, है ना। ठीक है, सामूहिक हित कर सके सबका, है ना, यानी सबका हित कर सके, जनता का अधिक से अधिक हित कर सके। इस तरह से भौतिक संसाधन के भाई सरकार के पास रहते हैं,
है ना, राज्य के पास रहते हैं और राज्य के जो भी संसाधन होते हैं वो सब जनता के लिए ही होते हैं, जनता के लिए यूज करता है, वो उनके विकास के लिए यूज करता है। तो यही कहा गया है कि राज्य इस प्रकार से इनका भौतिक संसाधनों का स्वामित्व रखेगा कि अधिक से अधिक जनता का हित हो सके। ठीक है, अगला क्या कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब धन और जो उत्पादन के साधन है वो किसी एक के पास ऐसे केंद्रित होके ना रह जाएं कि भाई दूसरों को उनमें से कुछ मिल ही नहीं रहा है, यानी उत्पादन के साधन उनके पास है ही नहीं, है ना। तो यही चीज कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण आप इस प्रकार से करो कि सामूहिक हित हो, और इसमें कहा गया है कि आप आर्थिक व्यवस्था इस तरह से चलाओ कि सामूहिक हित हो सके। ठीक है, ठीक है। अगला राज्य के लिए क्या निर्देश दिया गया है? अगला कहा गया है कि पुरुष और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। भाई पहले क्या होता था, लोगों को लगता था कि जो बहुत मेहनत वाला काम है वो स्त्रियां थोड़ी धीमी गति से करती हैं, इसलिए उनको कम वेतन दिया जाता था। लेकिन हम स्वतंत्र हुए, हमारा संविधान बना और हमारे संविधान में ये कहा गया कि नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था करेगा राज्य, है ना। ऐसी व्यवस्था करेगा कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिले। ठीक है, अगला ई क्या है कि पुरुष व स्त्री कर्मकारों, मतलब जो भी जो भी पुरुष या स्त्री जो भी काम कर रहे होंगे उनके स्वास्थ्य का, शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का, मतलब बालकों के बच्चों के बचपने का, है ना, दुरुपयोग ना हो। मतलब राज्य ऐसी भी व्यवस्था करने का राज्य का कर्तव्य होगा कि किसी स्त्री पुरुष, जो काम करने वाले स्त्री पुरुष हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का भी दुरुपयोग ना हो और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। हमने क्या किया है, चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया है ना। हमने चाइल्ड लेबर एक्ट में इसको समझा था बहुत अच्छे से, है ना, कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व में राज्य का कर्तव्य भी है कि भाई वो बच्चों की सुकुमार अवस्था यानी बच्चों के जो बचपना है उसका वो क्या नहीं होने देगा, दुरुपयोग नहीं होने देगा। ठीक है, तो उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक ऐसे कार्य में ना लगे जो उनकी शक्ति और आयु के प्रतिकूल हो। ठीक है, तो राज्य से क्या कहा गया है संविधान में कि भाई आर्थिक रूप से विवश होकर कोई भी नागरिक, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई स्त्री पुरुष हो, ऐसे कोई भी काम में ना लगे जो उसकी आयु और उसकी शक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें। अगला अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्या है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं और सुविधाएं प्राप्त हो। मतलब बच्चे जो होंगे उनको स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में आप एक स्वस्थ विकास के लिए अवसर दोगे और सुविधाएं दोगे। कौन? राज्य। भाई राज्य अनाथालय वगैरह की व्यवस्था कर देता है इसलिए, है ना। आगे कहा गया है कि बच्चों और अल्पवय यानी युवा व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है, एक तो आप बच्चों को भी गरिमा में और स्वस्थ वातावरण दो उनके विकास के लिए, दूसरी बात बच्चों और युवाओं को भी आप उनके शोषण और नैतिक परित्याग से उनकी रक्षा करो। ठीक है, ये कहता है राज्य से। तो ये कुछ हमारे राज्य को दिए गए निर्देश थे, अनुच्छेद 39 के तहत राज्य को दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत थे जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 39 के तहत। कौन कौन से थे, एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो ए में क्या था कि आप स्त्री और पुरुष को जीविका के समान अवसर दो। ठीक है, दूसरा क्या था, मतलब बी क्या था कि आप भौतिक संसाधनों का स्वामित्व ऐसे हाथों में दो जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके। ठीक है, सी में क्या था कि आर्थिक व्यवस्था आप इस हिसाब से चलाओ, इस प्रकार से चलाओ कि किसी एक के पास उत्पादन के साधन या धन इकट्ठा होके ना रह जाए बल्कि सबके कल्याण में लगे। ठीक है, डी में क्या था कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दो।
ई में क्या था? ई में था कि पुरुष और स्त्रियां जो भी होंगी और बच्चे जिनकी सुकुमार अवस्था है उनका दुरुपयोग आप नहीं होने दोगे, और दूसरी बात वो आर्थिक रूप से मजबूर होकर कोई ऐसे काम में ना लगे जो उनकी आयु या उनकी शक्ति के अनुकूल नहीं है। और एफ में यही था कि आप उनको बच्चों को भी गरिमा में वातावरण दो जिससे उनका स्वस्थ विकास हो सके, उसके अवसर और सुविधाएं दो, और बच्चों और युवाओं को भी आप उनके शोषण और नैतिक परित्याग से उनकी रक्षा करो। ये सब राज्य से कहा गया था अनुच्छेद 39 के तहत। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि क्या क्या था अनुच्छेद 39 में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 39A भी है। अगला आर्टिकल है हमारा 39A या 39 का, है ना, हिंदी में आप का भी लिख सकते हैं। इसमें है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। कौन करता है? तो राज्य का ये कर्तव्य होता है, राज्य सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को किसी भी निर्योग्यता के आधार पर कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं रह जाए। यानी विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि सबको क्या, समान न्याय मिले, कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। ठीक है, और आप कोई भी विधान बना के, यानी कोई भी कानून बना के, कोई भी रीति बना के, कोई भी नियम बना के राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके, है ना, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता लोगों को मिल सके। भाई जिसके पास, जो वकील का अरेंजमेंट नहीं कर पाता उसे कोर्ट क्या करता है, वकील की व्यवस्था करता है, सरकारी वकील प्रोवाइड कराता है। तो ये वही चीज है कि राज्य सुनिश्चित करता है कि सबको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। ठीक है, ये अनुच्छेद जो था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 39 का। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में क्या लिख सकते हो? तो 3 नंबर में आप लिख सकते हो कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। और ये अगला आप जोड़ सकते हो कि ये अनुच्छेद काय में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है ये अनुच्छेद। तो ये आपका 3 नंबर में बढ़िया सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन, मतलब ग्राम पंचायतों की स्थापना करने के लिए कदम उठाएगा, है ना, उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। तो इसमें तो सिर्फ नीति निदेशक तत्व में तो सिर्फ राज्य को क्या किया गया था, राज्य को आदेश दिया गया था कि भाई आप ग्राम पंचायतों का गठन करो और उन्हें इतने पर्याप्त शक्तियां और प्राधिकार दो कि वो स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर सके। फिर कहीं कहीं, अब भाई ये तो नीति निदेशक तत्व थे तो इनको लागू करना राज्य के लिए जरूरी तो है नहीं, हालांकि उसका कर्तव्य है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ राज्यों ने इनको लागू भी किया, कहीं कहीं ग्राम पंचायतें बन भी गई। लेकिन फिर हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उनके पूरे जितने भी किनको इतने कार्य दिए गए हैं, 29 कार्य दिए गए 11वीं अनुसूची में उनके लिए, है ना, उन्हें संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया कि 3 स्तरीय होंगी, हर राज्य के लिए अनिवार्य होंगी, हर राज्य स्थापना करेगा। ये हमारा कब किया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। लेकिन मूल संविधान में ही हमारा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के लिए व्यवस्था की बात करी गई थी कि राज्य को निर्देश दिए गए थे कि आप ग्राम पंचायतों की स्थापना करो। अगला है हमारा अनुच्छेद 41 यानी 41। ये क्या कहता है? तो ये समझने के लिए है। 3 नंबर में इसे हम कैसे लिखेंगे ये अभी मैं बता दूंगी। कुछ दशाओं में, कौन सी दशाओं में? मतलब राज्य डिसाइड कर सकता है कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें उसे लगता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा,
है ना। तो ये अधिकार तो हमें नीति निर्देशक तत्व के तहत है, यानी इसे हम न्यायालय से लागू तो नहीं करा सकते, लेकिन राज्य से हमें ये पाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि ये अधिकार, वो हमारा ये अधिकार सुनिश्चित करे। काम, भाई जिसको काम नहीं मिल पा रहा है उसके लिए राज्य क्या कर रहा है, मनरेगा 100 दिन का काम वो प्रोवाइड करा रहा है। जिसके पास काम नहीं है उनको क्या कर रहा है, 100 दिन का काम दे रहा है इसके तहत, मनरेगा के तहत। शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के तो लिए मूल अधिकार है, तो वो तो चल ही रही है, लेकिन सरकारी कॉलेज भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं हायर सेकेंडरी तक, तो यानी जो लोग इतना फीस पे नहीं कर सकते वो इसमें आके आरटीई भी लागू की गई है कि जो प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं उसके तहत, जिसमें जो बेचारे जिनके पास कम जो निर्धन होते हैं, जिनके पास कम धन होता है, वो जाके उन सीटों पे जाके क्या ले सकते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं और वो शिक्षा लेते हैं। तो है ना, तो शिक्षा पाने का भी व्यवस्था कर सकता है राज्य। और लोक सहायता, लोक सहायता में हम सीधा सा उदाहरण देख लें, पेंशन। तो ये क्या कह रहा है कि लोक सहायता राज्य किस किस में दे सकता है, हम उदाहरण ले रहे हैं। लोक सहायता किसी भी तरह की हो सकती है, हो सकता है राज्य आपको मतलब पेंशन तो हमने एक उदाहरण दे दिया, मान लो राज्य आपको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, सरकारी अस्पताल खोल के रखे हैं उसने, है ना। या फिर आपको कोई, जैसे जो निःशक्त जन होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनको कोई भी उपकरण दे देते हैं, उनके निःशुल्क ऑपरेशन वगैरह कराए जाते हैं। तो ये सब सहायता देने के अधिकार, इस सब का अधिकार, ये सब पाने का अधिकार है हमें, लेकिन ये अधिकार सुनिश्चित कौन करेगा, तो राज्य, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 41 का। ठीक है, तो जैसे हम मान लें कि भाई ये लोक सहायता कौन कौन को मिलेगी, तो बुढ़ापे में मिल सकती है, बुढ़ापा में आपको कोई बीमारी है, ठीक है, तो बुढ़ापे में पेंशन मिलती है। बीमारी में आपको, यदि करंट का उदाहरण मैं दूं तो आपको आयुष्मान भारत योजना के तहत उसने कुछ हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट ना सरकारी, कई हॉस्पिटल ऐसी हैं जो लिस्टेड कर दी है कि यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, अपना फ्री इलाज करा सकते हो। ठीक है, एक सीमा तय कर दी कि इतने तक का इलाज आप फ्री में करा सकते हो। ठीक है, बीमारी में, बेकारी यानी आप बेरोजगार हो, ठीक है, निःशक्तता या अन्य अनहर, कोई अन्य अनर्हता यदि कोई भी है तो, है ना। बेकारी, आपको पता होगा कि बहुत, हमारे मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव ले लीजिए कि कांग्रेस सरकार कह रही थी कि हम जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो वो किसके तहत कह रही थी, बेकारी के तहत हमको लोक सहायता मिल रही थी, हमको भत्ता मिल रहा था। ठीक है, तो भत्ते की व्यवस्था की बात वो कहां से कह रही थी सरकार, कि बेकारी से वो ऐसा कर सकती है कि कुछ दशाओं में क्या कर सकती है, वो लोक सहायता पाने का अधिकार हमारा सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, इसलिए वो हमसे कह रहे थे कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया नहीं है वो अलग बात है, पर कह तो दिया था। तो इतना ही काफी है, इतने से ही काम चला लो भाई। हम तो ये कहते हैं टाइम टू टाइम वैकेंसी दो, हमको ना कोई भत्ता चाहिए ना कुछ चाहिए। ठीक है, हम अपनी अपनी क्षमताओं पे पहुंच जाएंगे जहां भी पहुंचना होगा, तो ठीक है, पर अब है कुछ चीजें तो क्या कर सकते हैं, है ना। निःशक्तता, इसमें भी आपको पेंशन दी जाती है, उनको उपकरण वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार की तरफ से, या अन्य अनहर कोई भी होगा तो उसको कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि काम हमको मनरेगा के तहत दिया जा रहा है, शिक्षा हमको सरकारी स्कूल कॉलेज हमें खोले जा रहे हैं, लोक सहायता हमें पेंशन के रूप में दी जा रही है, बेकारी भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ता के तहत दी जा रही है, बीमारियों में हमारा निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है, बीमारियों में दी जा रही है, निःशक्त लोगों को पेंशन दी जाती है। तो ये लोक सहायता पाने का अधिकार है कुछ दशाओं में, और ये दशाएं राज्य निर्धारित करता है और अपने हिसाब से उनको लागू करता है। ठीक है, अब इसमें 3 नंबर में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ये तो आपके समझने के लिए था
लेकिन 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में आप लिख सकते हो कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, देखो पहले ही कह दिया था मैंने कि ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है, तो पहले ही कह दिया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य मतलब उसकी जितनी आर्थिक क्षमता है और विकास की सीमाएं जो है उनके भीतर ही काम, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या अन्य, यहां निशक्तता और है ना, बीमारी के बाद निशक्तता है, निशक्तता या अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा, है ना। तो उसमें पहले ही कह दिया है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए इन सबको प्राप्त कराने का क्या करता है, प्रयास करता है या प्रयास करेगा, या उनको प्रभावी तरीके से वो मिल सके इसके लिए उपबंध करने का प्रयास करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ कि नहीं हमें काम पाने का अधिकार दिया है, तो हमें, जैसे हमने मूल अधिकारों में देख लिया था कि हमें कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब हमें काम पाने का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो हमें काम पाने का अधिकार दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए मनरेगा के तहत हमको काम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यदि कल के लिए सरकार जो है योजना बंद कर देगी तो नहीं मिलेगा, तो हम जाके न्यायालय नहीं जा सकते कि राज्य हमें काम क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो चीज है। आगे देखते हैं, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, है ना, मतलब राज्य जो होगा वो काम की कैसी न्याय संगत, मतलब भाई कहा गया है ना, पहले ही कह दिया है कि उसकी किसी की आयु और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, मतलब वो किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर होकर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। तो वही कहा गया है कि न्याय संगत दशाओं को प्रदान करने का मानवोचित दशाओं को प्रदान करेगा। भाई मानव एक काम कर सके इस हिसाब से दशाएं प्रदान करने की वो कोशिश करता है राज्य, सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा कौन, राज्य। ठीक है, तो ये अनुच्छेद राज्य के लिए कौन, अच्छा अनुच्छेद 39 से सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना, सभी अब आपको 3-3 नंबर के हिसाब से तैयार करने हैं। मैं यहां लिखवा भी उसी हिसाब से रही हूं शॉर्ट करके, ताकि आपको 3 नंबर में लिखने में काम आए। तो राज्य अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि लोगों को एक तो न्याय संगत और मानव के लिए जो उचित दशाएं हैं वैसी दशाएं सुनिश्चित करे काम में, और दूसरा क्या करे, प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करे। भाई जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, सबका संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जा रहा है ना, तो प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा राज्य। जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाता है, मतलब औरतों का जो ग्रामीण इलाके में है, पिछड़े इलाके में है, जहां उनको हॉस्पिटल वगैरह तक नहीं ले जा पाता, या तो मां की मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उन सबको रोकने के लिए भी, और एक आप कह रहे हो कि उनको प्रसूति सहायता राज्य देगा, तो उसके लिए भी आपने क्या करे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने व्यवस्थाएं करी हैं, और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजना भी चला रहे हो आपकी, उनको क्या मिल सके, हॉस्पिटल में एक सुरक्षित प्रसव मिल सके। ठीक है, तो इसी के तहत इसे आप समझ सकते हैं कि राज्य न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करता है, कौन, राज्य करता है अनुच्छेद 42 के तहत। ये है अनुच्छेद 43 यानी अनुच्छेद 43। ये क्या कहता है कि राज्य, ठीक है, राज्य कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी मजदूर, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी मजदूर होगा, चाहे वो कृषि में हो, चाहे उद्योग में हो, या अन्य किसी प्रकार यानी खदान वगैरह में लगा हो, वो काम निर्वाह मजदूरी मतलब उचित मजदूरी जिससे उसका काम चल सके, उसका जीवन निर्वाह उसका आसानी से हो सके। तो निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन, है ना, मतलब एक अच्छा जीवन
अवकाश का संपूर्ण उपभोग, मतलब वो ऐसा ना हो कि अवकाश के दिन भी बेचारा काम कर रहा है ना, तो ऐसा ना हो, इसके लिए संपूर्ण उपभोग करने वाली दशाओं का तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य एक तो क्या करेगा, जो सभी प्रकार के मजदूर होंगे उन्हें काम भी मिल जाए, उचित मजदूरी भी मिल जाए और एक शिष्ट जीवन यानी सम्मानपूर्वक जीवन भी मिले। वो अवकाश के जो भी दिन होंगे उनका भी अच्छे से प्रयोग कर सके। सामाजिक सांस्कृतिक मतलब जो त्योहार वगैरह होंगे उनको उनके अवसर भी उनको मिल जाए। इन सबको प्राप्त कराने का क्या करता है, राज्य प्रयास करता है। ठीक है। और विशिष्टतया मतलब विशेषकर ग्रामों यानी गांवों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत यानी पर्सनली या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है कि एक तो राज्य क्या कर रहा है कि मजदूरों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के मजदूर हो, उनको एक काम देने का प्रयास कर रहा है, एक उनको निर्वाह मजदूरी देने का प्रयास कर रहा है, शिष्ट जीवन और अवकाश के जो भी दिन होंगे उनका भी वो अच्छे से उपयोग कर सके और जो भी त्योहार वगैरह होंगे उनके भी अवसर उन्हें मिल सके, ऐसी दशाओं का। और जो गांवों में जो कुटीर उद्योग है, विशेषकर गांवों में जो कुटीर उद्योग है, कि भाई गांवों की अर्थव्यवस्था पहले कुटीर उद्योगों पर ही आधारित थी, तो इसलिए कहा गया है कि गांवों में कुटीर उद्योगों को या तो पर्सनली या एक सहकारी आधार पर आप क्या करोगे, उन्हें बढ़ावा दोगे, उन्हें बढ़ाने का प्रयास करोगे, उनकी अभिवृद्धि का प्रयास करोगे। ये कहा गया है राज्य से अनुच्छेद 43 में। ये सब आप नोट कर लीजिए। इसे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब इतनी चीजें हैं तो ये आपको पता तो होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है। कुछ चीजें आप चाहें यदि आपके 3 नंबर में लिखने आता है और नहीं आ रही हैं तो इसे आप और शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, और शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ शब्दों को, ये विशिष्टता वगैरह, ये शब्द तो मैंने जोड़ दिए हैं क्योंकि तभी उसका एक अच्छा मीनिंग निकल रहा था, आपको समझ में भी अच्छे से आता। आप चाहो तो कुछ चीजों को हटा के यहाँ पे और शॉर्ट करके इसे 3 नंबर में लिख सकते हो। यदि इतना आ जाए तो इतना लिखोगे तो भी अच्छी बात, तो फिर अच्छी बात है ही ना, यदि इतना पूरा सब कुछ लिखा हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा तो इसे संक्षिप्त करने का और प्रयास करना। मैंने इतना संक्षिप्त किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये पूरा अनुच्छेद कह क्या रहा है। ठीक है, इतना मैंने संक्षिप्त किया है इसको। नहीं तो ऐसा ना होता कि मैं 3 नंबर के हिसाब से आपको 2-4 लाइन लिखा देती और भाई वो पूरा उसका मतलब क्या है, पूरा उसका सार निकल क्या रहा है, वही आपको नहीं पता चलता, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मैंने उसे उस तरह संक्षिप्त किया है कि आपको सारी चीजें उसका पता भी चल जाए कि अनुच्छेद क्या कह रहा है। बाकी आप लिखने में इसको और संक्षिप्त कर सकते हो यदि शब्द सीमा उसके 3 लाइन में आपके मेंस की कॉपी में नहीं आए तो। ठीक है, समझने के लिए सारा नोट्स में आप सारा ही लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 ए यानी 43 का। ठीक है, ये क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों यानी मजदूरों की भागीदारी, जो भी काम करने वाले वहां पे होंगे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 43 ए। ठीक है, अब इसमें 3 नंबर में क्या लिखना है, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, ये आपको याद करने के लिए सही है, लेकिन आप लिखोगे राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी विधान या रीति द्वारा कदम उठाएगा। ठीक है, ये आपको 3 नंबर में लिखना होगा। मतलब कोई भी विधान बना सकता है राज्य या कोई ऐसी रीति बना सकता है जिसमें इन कर्मकारों यानी जो भी वहां पे काम कर रहे हैं उन लोगों का संगठनों या वहां के उपक्रम जो भी होंगे उन सब के प्रबंधन में वहां पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भाई एक नीचे के लेवल का व्यक्ति तक उसके प्रबंधन में उसे प्रैक्टिकल नॉलेज है और वो यदि प्रबंधन में शामिल हो रहा है तो आपकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी। इसका उद्देश्य यही है। अच्छा, तो ये अनुच्छेद भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 3 नंबर में यदि इसको लिखना हुआ तो क्या लिखोगे,
तो आप लिख सकते हो कि राज्य जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आगे के अनुच्छेद हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो गया है तो आगे के अनुच्छेद हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम एक कोशिश भी कर रहे हैं कि जितने भी टॉपिक है हमारे जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो पूरा टाइम हम पॉलिटी को तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप साथ में और कोई टॉपिक भी, जैसे 2 दिन छोड़ के मैं वीडियो बना पाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी भी तैयारी रखनी है, तो मैं यदि 2 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उस दौरान आप अपना कोई और सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलिए, जहां से आप और सब्जेक्ट भी तो पढ़ रहे होंगे ना कहीं से, तो आप उन सब्जेक्टों को भी साथ लेके चलिए। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।